नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का पहला खंड देखने वाले हैं। नेट के सिलेबस में आत्मकथा का पहला खंड ही रखा गया है। वैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है। उसमें है पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ है। दूसरा खंड नीड का निर्माण फिर। तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो हरिवंश राय बच्चन जी का पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं जब 1969 में प्रकाशित हुआ तब हिंदी साहित्य में मानो एक प्रकार सी हलचल मच गई थी। ये हलचल 1935 में प्रकाशित हुए मधुशाला से किसी भी प्रकार से कम नहीं थी, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला के कारण जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी ही प्रसिद्धि उनकी आत्मकथा के कारण ही उनको मिली है। इनमें से जो नेट के सिलेबस में रखे गए पहला खंड है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को इन चारों खंडों में क्या है ये संक्षिप्त में बता देती हूँ। जो पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुई और इसमें लेखक के बचपन से लेकर यौवन तक का जीवन चित्रित हुआ है। दूसरा खंड नीड का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ है और इसमें लेखक का आत्मविश्लेषण परक जीवन ज़्यादा आया है। तीसरा खंड बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशित हुआ है और इस खंड में लेखक के विदेशी प्रवास का वर्णन या विदेशी यात्राओं का वर्णन इसमें ज़्यादा मुखरित हुआ है। चौथा खंड है 10 द्वार से सोपान तक। ये 1985 में प्रकाशित हुआ है और लेखक के अंतिम वर्षों का जो जीवन अनुभव रहा है वो इसमें चित्रित हुआ है। अब इस आत्मकथा को सरस्वती सम्मान से बिरला फाउंडेशन ने भी पुरस्कृत किया है और यह सम्मान है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी कहा है कि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जबकि कोई साहित्यकार अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी साहस और सद्भावना से अपनी बात कहता हो। यानी बहुत सारे आलोचकों ने इस आत्मकथा की आलोचना भी की है और आलोचना करने के बाद ज़्यादा लोगों ने उसे सराहाया भी है। अब इस आत्मकथा के जो 4 खंड हैं ये जो कह सकते हैं कि 4 खंडों में इनका बृहत जीवन चरित्र इसमें उभर कर आया है और लेखक ने इन चारों खंडों के माध्यम से अपने कवि या अपने गद्य लेखन का भी विस्तृत तरीके से इसमें विवेचन प्रस्तुत किया है। अब इस आत्मकथा के पहले खंड को हम देखते हैं। इस पहले खंड में लेखक ने या बच्चन जी ने अपने परिवार के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के विकास का भी परिचय दिया है। इस आत्मकथा के केंद्र में परिवार है, किंतु साथ ही तत्कालीन उस क्षेत्र का परिचय भी हमें उसे मिलता है जहाँ पर वे रह चुके हैं, उनका जीवन गुजर चुका है। तत्कालीन उस क्षेत्र का परिचय मिलता है जहाँ भारत देश के आज़ादी के पूर्व की परिस्थितियों और घटनाओं का वर्णन भी हमें उसमें मिलता है। इससे हम आज़ादी के पूर्व की स्थिति का इतिहास भी पढ़ते हैं और उसके बाद लेखक का जीवन चरित्र भी पढ़ते हैं। अब यह किताब इतिहास की धरोहर है, ऐसा कहे तो भी गलत नहीं होगा। यह खंड अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखक ने अपनी जाति, वंश, परंपरा से लेकर अपने विवाहोपरांत तक के पूरे जीवन को इसमें बताया है। इस खंड में उन्होंने एक और तो अपनी ही जाति के लोगों की प्रशंसा की है, यह कहकर कि महान वैज्ञानिक कायस्थ जाति ने जन्म दिया जिसने भारतवर्ष को विभूषित किया, और दूसरी ओर यह भी लिखा है कि एक बार सांप के काटने से तो व्यक्ति बच जाएगा किंतु कायस्थ के काटने से नहीं बचेगा। अर्थात यह खंड अत्यधिक सरल, बोधगम्य एवं जीवंत उदाहरण है दूसरे लेखकों के लिए कि आत्मकथा के 4 खंड में
उन्होंने अपना पूरा जीवन विस्तृत तरीके से सूक्ष्म अध्ययन करके अत्यंत बारीक विवेचन करके प्रस्तुत किया है। अपनी जाति का इतिहास बताया है, परिवार रिश्तेदार के बड़े बुजुर्गों का भी वर्णन किया है, तत्कालीन परिवार की स्थितियों का भी वर्णन किया है। तत्कालीन परिवार में जैसे परिवार होते थे कि आज के जैसे छोटे परिवार नहीं होते थे, बड़े परिवार, और बड़े परिवार में मर्दाना और जनाना ऐसे दो दो कक्ष घर में या स्वतंत्र स्थान घर में होते थे। लेखक के मतानुसार स्त्रियों का वर्णन उन्होंने किया है कि स्त्री जन्मतः या निसर्गतः वो अभिनेत्री होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे श्यामा जो उनकी पहली पत्नी है, वह बहुत दिनों तक बीमार रहती है और बीमार रहने के कारण वो अपनी बीमारी छुपाती है, दिखाती नहीं। अंदर से तो बहुत यातनाएं वेदनाएं वह सहन करती है, लेकिन बाहर से मुस्कुराहट भरा चेहरा सबको दिखाती, सबको खुशी देती है। और इस कारण उसकी बीमारी का जो रहस्य है किसी को पता नहीं चलता, और अंततः उसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि स्त्री ही अभिनेत्री होती है, और श्यामा बहुत अच्छी अभिनेत्री थी और अंदर का जो भीतर का दुख है वो छुपाती थी, ऐसा उन्होंने कहा है। और एक बात कही है स्त्रियों के बारे में, उन्होंने कहा है कि मध्यकालीन भारतीय नारी बाहरी समाज से तो पीछे थी, या समाज से थोड़ी हटा गई थी, लेकिन घर पर वह अपना पूरा साम्राज्य, पूरा अधिकार रखती थी, जताती भी थी। लेखक के पिता जो प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इनका भी वर्णन इसमें आया है। अपनी माँ सरस्वती का भी वर्णन आया है। बाबा बहुत लेखक के जो पढ़े लिखे थे, लेखक थे, पढ़ते भी थे किताबें। और उस तत्कालीन व्यवस्था में विद्या बेचने की चीज़ नहीं थी, मुफ्त में देने की चीज़ थी। और लेखक का जो परिवार आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था, और लेखक के जो बुआ है, उनके शादी में ज़्यादा दहेज देने के कारण थोड़ी दिनों तक उनको ज़्यादा आर्थिक स्थिति की कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो वो ट्यूशन के जो उनके शिक्षक आते थे, तो उनको ट्यूशन की फीस दे नहीं पाते थे। तो उस तत्कालीन समय में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एक एक साल तक बिना कोई देर किए, बिना समय गवाकर, वो बिना कुछ ले दे के उन्होंने मुफ्त में लेखक को पढ़ाया भी था। ऐसे भी लोग मिलते हैं। यानी लेखक के पिता का जो एक प्रतिभा संपन्न जो पुरुष थे। और लेखक ने कहा है कि पुरुष भावना पर जी सकता है, लेकिन नारी नहीं। इस खंड में लेखक ने इतना ही आपको याद रखना है कि जन्म से लेकर अपनी पत्नी श्यामा के असमय की मृत्यु तक के अनुभव को चित्रित किया है। इस भाग के प्रारंभ में उन्होंने अपने जैसे वंश की उत्पत्ति, गुणों एवं दुर्गुणों का जो चरित्र चित्रण किया है या परिचय दिया है। बच्चन बताते हैं कि जन्म से पूर्व माँ जो सरस्वती एवं पिता प्रताप नारायण द्वारा हरिवंश पुराण विशेष रूप से वो पढ़ते थे। यह पढ़ जाने के कारण ही उनका नाम हरिवंश राय बच्चन रखा था, अपने हरिवंश राय रखा था। और जन्म के उपरांत उनको सब बच्चन बच्चन कहकर पुकारते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बाद में बच्चन ही जोड़ दिया। यानी अपनी बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, किशोरावस्था में उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी जी है, इसका वर्णन मिलता है। उनका एक पड़ोसी दोस्त है, खास करके उसको आपको याद रखना है, करकल से निकटता, और चंपा जो करकल की बाद में पत्नी होती है, और चंपा के प्रति खास आकर्षण होता है लेखक का, और इसका भी चित्रण आया है। यानी एक भावनात्मक लगाव रहता है। हम उसे प्रेयसी भी नहीं कह सकते, एक दोस्त की बीवी, भाभी भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह आत्मकथा में बताया है कि वह एक भावनात्मक लगाव के कारण जुड़ जाता है, एक तरह से प्रेम, आत्मीयता उन दोनों में जग जाती है। और बाद में चंपा की भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद बहुत दिनों तक बच्चन जी दुख में रहे, और फिर अकेले अकेले महसूस करना पड़ा उनको अपने आप को। और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और
एक दिन उनकी शादी की बात घर पर निकली तो उन्होंने पहले ना तो कह दिया, लेकिन उनके हिसाब से उनको समझ के लिए ऐसी लड़की की जो इच्छा उनकी थी, ऐसी इच्छा पूरी हो जाती है और श्यामा के संग उनका विवाह हो जाता है। अब उनका विवाह तो हो जाता है, लेकिन श्यामा कुछ दिनों बाद अपने मायके में चली जाती है अपनी माँ की सेवा करने के लिए। वो बीमार रहती है, तो माँ की बीमारी के बाद वो तो चली आती है, यानी माँ की मृत्यु के बाद वो तो चली आती है, लेकिन वो स्वयं बीमार, यानी खुद की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाती और श्यामा की भी असमय मृत्यु हो जाती है। यानी घर में एक से दो, दो से तीन, यानी बहुत आत्मकथा में ऐसे रिश्तेदारों के, भैया भाभी के ऐसे मृत्यु का तांडव हमें देखने को मिलता है, जो लेखक ने बहुत बारीकी से विचन, यानी लेखक की बहन का, लेखक के भाभी का या चाची का, ऐसे बहुत सारे लोगों की मृत्यु लेखक ने देखी है। और श्यामा का भी, यानी श्यामा लेखक को सफरिंग कहकर बुलाती थी और लेखक श्यामा को जॉय कहकर पुकारते थे। इसका यानी एक आत्मिक लगाव पति पत्नी होकर भी शारीरिक मिलन तो उनका हुआ नहीं, लेकिन जो आत्मिक मिलन था वो श्यामा के साथ ज़्यादा हुआ था। और श्यामा ने भी लेखक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, लिखने के लिए प्रेरित किया। यानी एक अच्छा लेखक बनने के पीछे कहीं न कहीं लेखक के पीछे श्यामा का थोड़ा बहुत तो प्रयास रहा है। अब ये दुखद परिस्थितियों का वर्णन इसमें आया है और साथ ही अपनी पारिवारिक आर्थिक परेशानियों का भी इसमें उन्होंने बारीकी से वर्णन किया है। आत्मकथा में लेखक के अपने जीवन की अनुभूतियों को, परिवेश को, स्थानीय संस्कृति को उन्होंने स्थान दिया है। यानी ये आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इतना याद रखना है कि उनके जीवन में पहले शादी के पहले जो चंपा आई थी, चंपा के बाद एक सबसे करीबी दोस्त जो करकल था, पड़ोसी था, और तीसरा जो श्यामा, और श्यामा के मृत्यु के बाद का थोड़ा बहुत साहित्यिक वर्णन इस आत्मकथा में आया है। और कुछ पत्र जो साहित्यिक मित्रों ने उनको लिखे हैं उसको भी लेखक ने दिया है इसमें। और दूसरा जो खंड है उसमें उनके दूसरे आत्मविश्लेषण का चित्रण आया है, जो हम दूसरे खंडों में देखते हैं, लेकिन हमें नेट के सिलेबस में इतना ही रखा गया है, तो इतना ही याद रखना है पहली आत्मकथा खंड को। ठीक है। अब ये आत्मकथा हिंदी साहित्य में आत्मकथा के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आत्मकथा के सभी गुण इसमें मिलते हैं, शैली, शिल्प, भाषा और इसकी कथा वस्तु, इसके चरित्र चित्रण, सभी दृष्टि से यह आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण है और विस्तृत है। और इसका विषय भी बहुत ही अच्छा है। यानी 4 खंडों में लिखी गई ये आत्मकथा अत्यंत बारीकी से लेखक ने लिखी है और लिखने की शैली भी अत्यंत प्रगल्भ है लेखक की। तो आपको इतना याद रखना है कि लेखक ने इस आत्मकथा में अपने बचपन से लेकर अपने यौन या जो यौवन तक का चित्रण किया है। ठीक है, धन्यवाद।